क्या यूपी में इंडिया गठबंधन की गाड़ी चुनाव से पहले ही पटरी से उतरने लगी है? क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर दबाव की राजनीति कर रही है? क्या मुस्लिम समाज का मुद्दा सीटों के गणित का नया हथियार बन चुका है? अगर कांग्रेस को अपनी ताकत पर इतना भरोसा है तो क्या वह यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का जोखिम उठाएगी? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही इंडिया गठबंधन के भीतर खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के समाजवादी पार्टी पर सीधे हमले ने सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। सवाल सिर्फ बयानबाजी का नहीं, बल्कि सीट बंटवारे से पहले ताकत दिखाने की राजनीति का भी है। बोली के तीर जब अपनों पर चलने लगे तो समझिए कि गठबंधन की दीवारों में दरार पड़ने लगी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला है जिसने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मसूद का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन का मिला। उनके मुताबिक इसी गठबंधन की बदौलत समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा सीटें जीत सकी, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में वह 120 सीटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई थी। यही नहीं, इमरान मसूद ने मुस्लिम नेतृत्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं है। जो मुसलमान खुलकर अपनी बात रखता है वह आज कांग्रेस में है, और यही बात समाजवादी पार्टी को अखर रही है। यहाँ पर बता दें कि इमरान मसूद का नाता कभी समाजवादी पार्टी से भी रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं जो गठबंधन के मुफीद नहीं है। इसका मतलब वो लोग बीजेपी से पोषित हैं, बीजेपी की तरफ से उनको बयान दिलाया जा रहा है। इससे पहले के जो कांग्रेस के प्रभारी थे उनको हटाया गया, तो निश्चित तौर पे इसलिए हटाया गया कि वो भी उसी तरह बज रहे थे जिस तरह बीजेपी चाह रही थी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार में देर नहीं लगाई। पार्टी नेता उदयवीर सिंह ने इमरान मसूद को सुर्खियों में बने रहने वाला नेता बताया और कहा कि जो भी कुछ वो कहते हैं गंभीर बात नहीं है, लेकिन मुद्दा सिर्फ बयान का नहीं बल्कि उसके समय का है। क्या यह महज व्यक्तिगत राय है या सीट बंटवारे से पहले दबाव बनाने की सोची समझी रणनीति? अगर कांग्रेस को लगता है कि उत्तर प्रदेश में उसका जनाधार तेजी से बढ़ा है तो फिर गठबंधन की मजबूरी क्यों? आखिर अकेले मैदान में उतरने से परहेज क्यों? हम लोग बिल्कुल एक पानी की तरीके से एक हैं, और पानी में लाठी मारने से कभी पानी अलग नहीं होता। सीटों के अभी बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई कमेटी नहीं गठित हुई है, और अभी सीटों के बंटवारे की शुरुआत भी नहीं हुई है। तो ये सब सारी खबरें कपोल कल्पित हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ी, लेकिन जीत सिर्फ 60 सीटों पर मिली। पार्टी का वोट शेयर करीब 6.25% रहा, यानी गठबंधन भी कांग्रेस को बड़ी सफलता नहीं दिला सका। इसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा। नतीजा यह रहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी सिर्फ रायबरेली सीट बचा सकी। वोट शेयर करीब 6.36% रहा। फिर आया 2022 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस ने लड़ सकती हूं जैसे बड़े अभियान के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजे बेहद निराशाजनक रहे। पार्टी 403 में से सिर्फ 2 सीटें जीत सकी और उसका वोट शेयर घटकर लगभग 2.33% रह गया। यानी कि कांग्रेस को ना तो अकेले लड़ने से या गठबंधन से कोई खास फायदा मिला। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या कांग्रेस जमीन पर उतनी मजबूत है जितनी बयानों में दिखाई देती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो इंडिया अलायंस में कोई घमासान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि बिना कांग्रेस के वो फ्लोटिंग वोट अपने पक्ष में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास एक समीकरण है, माई समीकरण है, पीडीए समीकरण, लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा वोट फ्लोटिंग होता है जो सरकार से नाराज होता है। वो अखिलेश यादव के पास जल्दी जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरकारों के पिछले समय के सवाल उठा करके बीजेपी कैंपेन करेगी। दूसरा है कि कांग्रेस भी ये जानती है कि उसे अगर उत्तर प्रदेश में अपने पैरों पर खड़ा होना है तो इस समय सपा के साथ चुनाव लड़ना उसके लिए सबसे मुफीद होगा। अगर गठबंधन के नेता ही एक दूसरे पर सार्वजनिक हमले करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा?
जाहिर है विपक्ष की इस कलह पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र जरूर होगी। समाजवादी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला अखिलेश यादव करेंगे। ऐसे में कांग्रेस के दूसरे स्तर के नेताओं की लगातार बयानबाजी यह संकेत देती है कि पार्टी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए राजनीतिक दबाव की रणनीति पर काम कर रही है। मुस्लिम नेतृत्व का मुद्दा भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं और कांग्रेस यह संदेश देना चाहती है कि वह इस वर्ग की मजबूत आवाज़ है। लेकिन राजनीति में संदेश के साथ साथ संगठन और जमीन भी मायने रखते हैं। अब देखना होगा कि सीटों के बंटवारे तक यह बयानबाजी थमती है या फिर गठबंधन की रस्साकशी और तेज होती है, क्योंकि कहा जाता है कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सवाल यही है कि क्या यह गठबंधन चुनाव तक मजबूती के साथ बना रहेगा या फिर बयानों की तलखी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। क्या आम आदमी पार्टी का सुंदरकांड पाठ सिर्फ धार्मिक आयोजन था या दिल्ली की नई सियासी पटकथा? क्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का मुद्दा उठाकर आम आदमी पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को चुनौती देना चाहती है? क्या आम आदमी पार्टी मान चुकी है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के भरोसे सत्ता की वापसी संभव नहीं है? और क्या दिल्ली में अब हिंदुत्व बनाम असली आस्था की राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है? दिल्ली की सियासत में एक बार फिर धर्म और राजनीति का संगम दिखाई देने लगा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार निशाने पर बीजेपी है और चुनौती देने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की ओर से आयोजित सुंदरकांड पाठ को महज धार्मिक कार्यक्रम मानना शायद जल्दबाजी होगी। इसे ऐसे समय आयोजित किया गया है जब पार्टी सत्ता से बाहर है और अपनी राजनीतिक जमीन दोबारा मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। बीजेपी ने इस आयोजन को लेकर तंज कसा तो आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि अगर सुंदरकांड के पाठ से भाजपाई इतने बिलबिला गए तो लंका कांड से इनका क्या हाल होगा। यह बयान साफ संकेत देता है कि आम आदमी पार्टी अब बीजेपी को उसी के सबसे मजबूत राजनीतिक मुद्दे हिंदुत्व पर घेरने की तैयारी में है। यहीं पर राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी का मुद्दा भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका है। आम आदमी पार्टी का संदेश सीधा है, अगर आस्था के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी के राज में ही मंदिर का चढ़ावा सुरक्षित नहीं है तो नैतिकता का दावा किस आधार पर किया जा रहा है। दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस लंबे समय से अरविंद केजरीवाल पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति का आरोप लगाती रही है। दूसरी ओर बीजेपी का आरोप रहा है कि आम आदमी पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी ने चुनावी गणित का नया हिसाब लगा लिया है? राजनीतिक हकीकत तो यही कहती है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए सिर्फ एक वर्ग के वोट पर्याप्त नहीं होते, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर सत्ता में वापसी करनी है तो बहुसंख्यक हिंदू मतदाता का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह हिंदू आस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि हिंदुत्व के नाम पर होने वाली राजनीति के खिलाफ है। सुंदरकांड पाठ हो या राम मंदिर के चढ़ावे का मुद्दा, दोनों के जरिए पार्टी यह नैरेटिव करना चाहती है कि बीजेपी ने हिंदुत्व को राजनीतिक हथियार बनाया, जबकि वह खुद यानी कि आम आदमी पार्टी आस्था का सम्मान करती है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या मतदाता इस रणनीति को स्वीकार करेगा या इसे महज चुनावी मजबूरी मानेगा। लोकसभा चुनाव 2029 में और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2030 में है, यानी आम आदमी पार्टी के पास समय जरूर है, लेकिन राजनीतिक जमीन तैयार करने की चुनौती भी उतनी ही बड़ी है। ऐसे में वह मुद्दों की नई बिसात बिछा रही है। शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक हथियार हिंदुत्व को उसी की भाषा में चुनौती देने की कोशिश कर रही है। देखना यह होगा कि यह दांव जनता के बीच असर छोड़ता है या फिर चुनावी मौसम आते आते यह मुद्दा भी राजनीतिक शोर में कहीं खो जाएगा। क्या पहली बार ट्रस्ट की ओर से 3 करोड़ रुपए की चोरी स्वीकार करना कई सवालों को जन्म नहीं देता है? क्या चंपत राय का इस्तीफा महज नैतिक जिम्मेदारी है या जवाबदेही तय होने की शुरुआत? और क्या 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक में सिर्फ समितियों में बदलाव होगा या पूरे प्रबंधन पर बड़े फैसले लिए जाएंगे? अयोध्या में राम मंदिर से दान चोरी का मामला हर गुजरते दिन के साथ नया मोड़ ले रहा है।
अब पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि मंदिर से करीब 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि अब तक चोरी की रकम को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे थे। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में करीब 80 लाख रुपए की बरामदगी का जिक्र था, जबकि दूसरी ओर 14 करोड़ रुपए के सोने, चांदी और अन्य कीमती सामान की चोरी की चर्चाएं भी चल रही थीं। ट्रस्ट ने अब साफ कर दिया है कि इतनी बड़ी चोरी की खबरें तथ्यात्मक तौर पर गलत हैं, लेकिन सवाल सिर्फ रकम का नहीं है। सवाल यह है कि अगर 3 करोड़ रुपए की चोरी हुई तो इतनी बड़ी सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था के बावजूद यह कैसे संभव हुआ। गोविंद देवगिरी ने अपने इस्तीफे की खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया। वहीं उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि चंपत राय ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कहीं न कहीं लापरवाही हुई है। यह बयान अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह माना जा सकता है कि ट्रस्ट के भीतर भी जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि गोविंद देवगिरी ने यह भी कहा कि किसी पर दबाव नहीं है और एसआईटी पूरी स्वतंत्रता से जांच कर रही है। उनका कहना है कि रामलला के खिलाफ अपराध हुआ है और दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। अब सबकी निगाहें 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर है। इस बैठक में सिर्फ एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि ट्रस्ट की निर्माण, वित्त, ऑडिट, धार्मिक और मैनेजिंग समितियों में बड़े बदलाव की संभावना है। चंपत राय, अनिल मिश्र के इस्तीफे और अयोध्या नरेश के निधन के बाद कई पद खाली हैं, जिन्हें भरना भी जरूरी है। राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में यहाँ पारदर्शिता सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि धार्मिक विश्वास का भी सवाल है। देखने वाली बात यह होगी कि 22 जुलाई की बैठक केवल औपचारिक बदलाव तक सीमित रहती है या ट्रस्ट व्यवस्था में ऐसे सुधार किए जाते हैं जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं का दोहराव न हो, क्योंकि आस्था जितनी बड़ी होती है जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए।